नमस्कार, जेके प्राइम में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद कुमार। तो दोस्तों, आज के हमारे खास मेहमान है जी अमित, पीसीसी चीफ। मीर साहब, पंजाब में जो हमारा पड़ोसी राज्य है, कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया है और आम आदमी पार्टी ने जम्मू में भी दस्तक दिया है। क्या कांग्रेस के लिए आम आदमी पार्टी जम्मू कश्मीर यूटी में एक चुनौती है? देखो, जहाँ तक पंजाब की बात आपने कही जी, पंजाब में इस पार्टी ने 10 साल से अपनी दस्तक दी थी, कामयाब नहीं हो पाए थे। 3 टर्म इन्होंने चुनाव लड़े वहाँ पर जी। और आज के चुनाव में उनको कामयाबी मिली, वो साफ देश दुनिया के सामने है। और उसके कई वजूहत है, क्योंकि पंजाब के लोगों का बीजेपी चॉइस नहीं था, उनका अकाली दल चॉइस नहीं था, अभी उनको नहीं देना चाहते थे। कांग्रेस एक चॉइस थी उनके सामने, जिसने 5 साल काम भी किया था। मगर कहीं ना कहीं 5-6 साल पहले, चुनावों से पहले, जो वहाँ पर विदिन पार्टी चीफ मिनिस्टर उतारना, दूसरा बनाना, फिर तीसरे का आलोचना सुनना, तो उससे थोड़ा सा पंजाब के लोगों को लगा कि शायद कांग्रेस पार्टी इस बार स्टेबिलिटी वाली सरकार नहीं दे पाएगी। और इसलिए उन्होंने चौथा ऑप्शन वहाँ पर निकाला, वो उसको कहते हैं बादिल नाखास्ता। ऐसा कोई उनका बैगेज नहीं था पॉजिटिव पीछे से, जिसको लेकर उनको वोट मिलना था। मगर बादिल नाखास्ता, जब दूसरा कोई अल्टरनेटिव लोगों को नहीं लगा तो उन्होंने उनको दिया। रही बात जम्मू कश्मीर की, जम्मू कश्मीर में उस पंजाब का नियर बाय एटमॉस्फेयर तो जम्मू कश्मीर के साथ में कोरिलेटेड रहता ही है कुछ परसेंटेज। और उस लिहाज से जब नियर बाय पंजाब में उनकी सरकार बनी तो बहुत सारे डिसग्रंटल्ड लोगों को, जिनको रिकॉग्नाइज्ड पार्टीज़ में शायद अपना वज़न दिख नहीं रहा था या उनकी मतलब यूटिलिटी नहीं थी वहाँ पर, तो उस तरह के एक डिसग्रंटल्ड लोग डिफरेंट पार्टीज से, डिफरेंट सोच से उठ के फिलहाल उस पार्टी की ओर रुख कर रहे हैं। अब किसी पॉलिटिकल पार्टी का किसी जगह पर आना, इसको तो कोई विरोध तो कर नहीं सकता है, रोक नहीं सकते हैं। यूं तो जम्मू कश्मीर में रिकॉग्नाइज्ड 4-5 पार्टियों के अलावा और भी ऑफ शूट्स बहुत पैदा किए गए थे पिछले 2-3 साल से, और एजेंसी मेड भी कई सारे इंडिविजुअल्स प्ले किए जाते हैं। तो ऐसे में एक चीज़ ये भी अपना किस्मत आजमाई करेगा तो वो जमहूरियत का एक हिस्सा है। मगर जहाँ तक जितना भी वो ले पाएंगे, पहली आजमाइश वो करेंगे, तो उसको एक कहावत कहते हैं ना कि जिस खेत में फसल ज़्यादा होता है तो उसमें रीच आता है, जिसमें थोड़ा फसल कम होता है तो उसकी ओर वो नहीं जाता है। तो अगर तो बीजेपी के बड़े दावे हैं कि जम्मू कश्मीर तो ऑलरेडी हमारे कब्जे में है, हुकूमतें उनकी है, सारा तंत्र उन्हीं का है, सारा बोलबाला उन्हीं का है, 70 सीटों का दावा भी वही करते हैं, 50 पार भी वही करते हैं, तो अगर रीच आएगा तो पहले बड़े खेत को खाएगा, छोटे खेत पर उसको बाद में नजर जाएगी। जी मीर साहब, आप इस सियासत को किस तरीके से देखते हैं, मुफ्त खोरी की सियासत को? 300 यूनिट मुफ्त, महिलाओं को हजार, क्या ये आर्थिक तौर पर नुकसान नहीं पहुंचाती? नहीं, ये चीजें देखो, दिल्ली में अब उनकी दूसरी टर्म फुल सरकार है जी, और अगर तो ये पार्टी का रियल सेंस में कोई जज्बा होता तो 8 साल के सरकार में दिल्ली में ये लागू होता जी। और वो दिल्ली जो फाइनेंशियली रिच है, मतलब उसकी आमदनी 1 रुपए है सालाना, और उनके इंटरनल जो खर्चे हैं, खासकर इन 8 सालों में उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर पर कोई खर्चा नहीं किया। मात्र रेवेन्यू खर्चा उनका 10% है आमदनी का, 90 पैसे तो उनके पास सेविंग है। जहां उनके पास सेविंग है वहां पर इस तरह के वो पॉपुलर स्कीमें तो लागू कर नहीं पाए। और अब पंजाब में आ गए, पंजाब तो 50 पैसे आमदनी है, 50 पैसे खर्चा है, बैलेंस पर है, और वहां पर वो कह रहे हैं तो जब सरप्लस स्टेट में नहीं कर पाए तो बैलेंस स्टेट में कहां कर पाएंगे। तीसरी बात है, अब आप जम्मू कश्मीर में आ जाइए, जम्मू कश्मीर में आमदनी 10 पैसे है जी, और खर्चा 1 रुपए है जी। इसलिए मैंने ये किया, दिल्ली में 10 पैसे खर्चा, 1 रुपए आमदनी, 90 पैसे सेविंग। पंजाब में 50 पैसे अगर आमदनी बराबर,
तो जम्मू कश्मीर तो डेफिसिट स्टेट है। यहाँ आमदनी हमारी अपनी 10 पैसे है और खर्चे सालाना 1 रुपए के हैं। 90 पैसे के लिए तो हम कटोरा लेकर घूमते हैं, वो चाहे मेरी सरकार रही हो या किसी की सरकार हो, तो उनको तो मैनेज करना पड़ता है। ऐसे में इतनी मतलब चीजें वो बता देंगे, कल जब सरकार पर बैठना हो तो सरकारी लैंग्वेज उस वक्त अलग होती है जी। सरकार उस वक्त खजाना क्या अलाउ करता है वो उस वक्त की बात है, जो ऑलरेडी डेफिसिट स्टेट है। हमारे बहुत कम आमदनियां हैं अपनी, और जो कुछ थी वो अगर मैं कहूँगा वो भी इस बीच में हमारे सरकारों ने बाहर कर दिया। पंजाब में ये फंडा कामयाब रहा है, आम आदमी पार्टी को इसका लाभ मिला है। महिलाओं के खाते में पैसे जमा होंगे हर महीने 300 यूनिट। जी, मैंने विनोद जी पहले ही कहा, फंडा तो फिर कोई भी चलता है, चूंकि अगले साइड स्ट्रॉन्ग स्टेक होल्डर कोई बना नहीं वहां पर। बीजेपी चॉइस नहीं थी, एंगर था उसके खिलाफ। अकालियों के मिसरूल के खिलाफ भी लोग नाराज थे। एक ही ऑप्शन था कांग्रेस। कांग्रेस ने खुद ही 5-6 महीने में अपना नुकसान किया, ये तो मैं रिकॉर्ड में ला चुका हूं, और जिसके लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज इनको मिला। जी। तो इसलिए यहां जम्मू कश्मीर में ऐसी नौबत नहीं है। यहाँ पर मतलब अभी 6-7 साल से लोग त्रस्त है, कोई सरकार नहीं है, एक सरकार इनडायरेक्टली चला रही, बाकी तो सारी अपोजिशन में है। तो यहाँ पर तो अपोजिशन का ही जो रिकॉग्नाइज्ड पार्टीज है, जो यहाँ के ट्रेडिशनल पार्टीज है, उन्हीं का सबसे बड़ा जमावड़ा है, उन्हीं के सबसे बड़े एजेंडे हैं, जो लोगों के बीच में कई सालों से दहाइयों से काम कर रहे हैं, जो लोगों का नब्ज़ जानते हैं कि यहाँ लोग किस चीज़ को लेकर के मतलब सरकार बनाना चाहते हैं। उस चीज़ के एजेंडे आने वाले दिनों में जब तैयार होंगे, मार्केट में आएंगे, आप देखेंगे यहाँ ठीक ठाक कंपटीशन होगा। जी मीर साहब, सत्ता पक्ष ने या यूं कहिए सरकार ने आपको बहुत सारे अवसर दिए, आप उन अवसर्स को बुनने में नाकाम रहे। सिलेंडर देखिए कितना महंगा है, पेट्रोल कितना महंगा है, उसके अलावा माइनिंग की बात करेंगे, लीकर पॉलिसी की बात करेंगे, अपनी राइट्स प्रोटेक्ट करने की बात करें, बहुत सारे मौके केंद्र सरकार ने आपको दिए, बुला के दिए, लेकिन आप उसको कैश करने में नाकाम क्यों रहे? क्या मीडिया आपको सपोर्ट नहीं कर रही? या वाकई में आपका हैंगओवर नहीं उतरा है सत्ता का? नहीं, आप बखूबी जानते हैं, अब मीडिया पर मैं सीधे उंगली नहीं उठा सकता हूं, और आप मेरे से ज़्यादा बेहतर जानते हैं कैसे कैसे उनके हाउसेस कॉर्डन है। यहाँ तो अभी परसों एक मीडिया वाले ने जहांगीरपुरी को लेकर सुप्रीम कोर्ट की एप्रिसिएशन में एक ट्वीट कर दिया था, जो ऑर्डर आया था, उसको ऐसे ट्रोल किया गया, उसको ऐसे, और उसको इल्ज़ाम दिया गया शाम तक कि आपने 500 करोड़ रुपए किसी जगह से उठाए हैं, इसलिए ये लैंग्वेज बोल रहे हो। तो इसलिए लिबरल आवाज को तो उठाने नहीं दे रहे ना, वो तो एक चीज है ही। मगर दूसरी बात, जितनी स्पेस यहाँ पर सरकारों ने दी है, जो आज की मौजूदा सरकार है, उस स्पेस में तो सिर्फ कांग्रेस पार्टी सड़कों पर है। आप पेट्रोल, डीजल, गैस की बात करिए तो सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही यहाँ पर सड़क पर दिखाई दी, और जितनी पार्टियां हैं तो कहीं दिखाई नहीं दी। आपके कैमरा से भी देख लीजिए, आपकी यहाँ पर महंगाई को लेकर तो कांग्रेस पार्टी सड़क पर, अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर कांग्रेस पार्टी सड़क पर, जो यहाँ के बिजनेस को दूसरे लोगों के हाथों में दिया गया उसको लेकर अगर कोई आवाज उठाई तो कांग्रेस ने उठाई। ये अलग बात है कि अभी लोग उसको उतने पैमाने पर उस मिशन को साथ नहीं दे रहे हैं। उसका भी रीजन आपको पता है, अगर कोई बिजनेसमैन या कोई उस तरह का ट्रेडर उसमें शामिल हो जाए, उसको शाम को एनआईए, ईडी और सीबीआई घर पर होता है। यहाँ तो आपके काबिल तरीन कमिश्नरों को नहीं बख्शा जा रहा है, जो कल के प्यारे थे हर सरकारों के, वो कल के सारे ब्रेन बिहाइंड सरकार के थे, आज तो उनके भी मेहमान घरों में बैठे हुए हैं। तो ये जो इस तरह का एक एटमॉस्फेयर बनाया है, तो उसको लेकर बिल्कुल लोग अभी शांत है, बोलना नहीं चाहते हैं। वो कहते हैं चलो 200 रुपए भी फिलहाल पेट्रोल जाए, हमें बोलने से कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि उनकी भी अपनी मजबूरियां होती है। तो ऐसे में एक बार चुनाव बिगुल बजने दीजिए, आप देखेंगे ये जमीन के अंदर से भी कीड़े मकोड़े निकलेंगे और इस सरकार पर सवाल करेंगे और बोलेंगे और एक ऑल्टरनेट ढूंढने की कोशिश करेंगे। बाबू सिंह, जितेंद्र सिंह उर्फ बाबू सिंह, वो कांग्रेस के कोटे से मंत्री बने थे, क्या उन पर भी जो एक्शन लिया गया है वो गलत है?
अब वो मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, अभी उस पर टिप्पणी करे अच्छी बात नहीं है। अगर कोई सबवर्सिव एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है और कानूनी जांच होने पर वो पाया जाता है, वो कोई भी हो, वो उनके अंदर का हो, उनके बाहर का हो, हमारा हो, किसी का हो, तो उस पर तो कानूनी कार्रवाई ही बता सकती है कि सही क्या है गलत क्या है। यूं तो आवाज़ें बाहर आई कि वो एक वोकल वॉइस था, हालांकि कांग्रेस से तो बहुत दिनों से उसने किनारा कर रखा था। 2014 के चुनाव के बाद ही उसने किसी भी एक्टिविटी में हिस्सा नहीं लिया था, क्योंकि एक लिबरल सोच का आदमी था। और ऐसे में लोगों का ये भी कहना है कि वो एक वॉइस था और वहाँ बड़े आदमी का इलाका है, तो वो बड़ा आदमी नहीं चाहता है कोई लिबरल वॉइस यहाँ पर खड़ी हो, सरकार पर सवाल खड़ा करने वाली हो सकता है लोगों की वो सोच भी कहीं आगे चलते चलते सही निकल जाए, मगर एज ऑन टुडे मेरे लेवल पर यह कहना कि वो सरासर गलत है या सही है, ये मुनासिब नहीं। आपने ना कहते हो कि भी कह दिया कि कहीं ना कहीं लिबरल आवाज़ को पनपने नहीं दिया जा रहा है, कोई नहीं चाहता कि वहाँ से कोई आवाज़ उठे, लेकिन सच्चाई ये है कि कांग्रेस अब जम्मू कश्मीर में अपने आप को कहाँ खड़ा पाती है? कांग्रेस एक बेहतरीन वायबल अल्टरनेटिव है जम्मू कश्मीर में, कांग्रेस के बगैर और कोई अल्टरनेटिव नहीं है। यहाँ भले ट्रेडिशनल हमसे भी पुरानी पार्टियां होंगी या नवज़ादा पार्टियां होंगी, मगर जो वायबिलिटी कांग्रेस की आज भी है जम्मू कश्मीर में, पूरे देश में, मेरे ख्याल से उसके बराबर न देश में कोई पार्टी। आप देश की खबरें सुन रहे हैं, बड़े लोग एस्पायर करते हैं, मगर जब उनका दायरा देखते हैं वो लिमिटेड है। तो कांग्रेस का एक वसी दायरा है, वसी पॉलिसी है। आने वाले दिनों में देखेंगे आपके नई नई पॉलिसीज़ कांग्रेस भी इख्तियार कर रही है, प्रो पीपल पॉलिसीज़ इख्तियार कर रही है। जो देश को बांटने वाली सियासत चल रही है, उसको देश को कैसे इकट्ठे रखना है, जो हमारे वर्षे में है, जो हमारे पूर्वजों ने जिसके लिए कुर्बानियाँ दी है, शहादतें दी है, कांग्रेस उस वजूद को छोड़ नहीं सकती है। तो इसलिए अनकरीब वक्त आएगा, आप देखेंगे जितने भी ये त्रस्त लोग हैं, जितने भी ये जुल्म के अंदर पिस रहे लोग हैं, उनको भी उनके आईने में भी दिखाई देगा कि अगर कोई हमें आगे ले चलने वाला, हाथ थामने वाला कोई सिलसिला है, वो कांग्रेस पार्टी है, और कोई दूसरा मतलब यहाँ पर अभी वायबल अल्टरनेटिव नहीं हो सकता है। मीर साहब, 370 और 35A पर जो कांग्रेस का न्यूट्रल सा स्टैंड है, क्या उसका नुकसान कश्मीर में उठाना पड़ेगा? ये बात हम रिपीटेड आपको कई बार कह चुके हैं। इसमें कोई लोकल जम्मू कश्मीर, दिल्ली, गुजरात की कोई बात ही नहीं है। कांग्रेस पार्टी का जो पॉलिसी मेकिंग बॉडी है वो कांग्रेस वर्किंग कमेटी है। 4 अगस्त 2019 को कांग्रेस वर्किंग कमेटी बैठी, एप्रीहेंशन बेस पर एक रेजोल्यूशन दिया। 6 अगस्त शाम को पोस्ट एब्रोगेशन वर्किंग कमेटी बैठी, बाज़ाब्ता मंथन के बाद में देश के सामने एक पॉलिसी रखी, वो जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए भी है। और फिर 9 अगस्त को फिर एक बार वर्किंग कमेटी बैठी, जो उसमें कांग्रेस का वचन है कि दैट वी विल फाइट फॉर द राइट्स ऑफ पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। मेरे ख्याल से वो सफिशिएंट है सबके लिए, वही कांग्रेस की पॉलिसी है, वो किसी फर्द की पॉलिसी नहीं है, न वो अकेले राहुल गांधी की पॉलिसी है, वो ना अकेले गुलाम अहमद मीर की पॉलिसी है, वो कांग्रेस की पॉलिसी है। और जिसको वो सूट करता है वो कांग्रेस की उस पॉलिसी को लेकर आगे बढ़ेगा। तो हमें सस्ता बेचने की या महंगा खरीदने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। हमारी अपनी जो पॉलिसी होगी, जो तयशुदा पॉलिसी होगी, हम उसको लेकर मैदान में। लेकिन मीर साहब, आपका जब हमने पूछा, आपके नेताओं से पूछा, तो आपका कहना था कि मैटर सब्जुडाइज है, सर्वोच्च न्यायालय के पास गया हुआ मामला, इसलिए हम ज्यादा टीका टिप्पणी नहीं करते। ये चीजें कई चीजें हैं। बुनियादी चीज कांग्रेस वर्किंग कमेटी का फैसला, उसके बाद डिफरेंट ओपिनियंस सोसाइटी में आई, और डिफरेंट ओपिनियंस में डिफरेंट लोग सुप्रीम कोर्ट की ओर भी गए हैं, क्योंकि वो भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल रास्ता है, वो कोई गैर वाजिब रास्ता नहीं है। कल जहांगीरपुरी में जिस तरह से आक्रामक अटैक हुआ है, केजरीवाल और मोदी सरकार ने जो किया है वहाँ के गरीब गुरबाओं पर,
जबकि 18 साल से एमसीडी बीजेपी की, एनडीएमसी बीजेपी की जो परमिशन देते हैं, उनके ऑफिसर्स उन एरियाज़ में काम कर रहे थे, उन्हीं ने अलाउ करवा दिया। अगर वायलेशन है तो उन्होंने अलाउ करवा दिया और उन्होंने आक्रामक भी किया है। उसके बाद तो एक रास्ता सुप्रीम कोर्ट से ही निकला ना, जो गरीब गुरबाओं की आवाज़ वहाँ पहुँची, सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया, तब जाकर इस वक्त आप और हम शांत हैं। चलो, सुप्रीम कोर्ट ने जो कॉग्निजेंस लिया, जो आगे फैसला होगा, सही क्या है गलत क्या है, लेट अस फॉलो सुप्रीम कोर्ट। तो उस तरह से अगर कुछ मेजर मामलों में सुप्रीम कोर्ट में भी लोग गए हैं, उसको भी हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट कब उसको लेगा, कब किसके कहने पर उसको बहस करेगा, क्या फैसला देगा। जबकि ऑन रिकॉर्ड ये है कि सुप्रीम कोर्ट में पहले भी 370 का मामला दो बार गया है। फुल बेंच ने उस पर फैसला दिया है कि 370 इज द ओनली ब्रिज बिटवीन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड रेस्ट ऑफ द कंट्री। ये तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। ये पंडित नेहरू ने तो फिर रिपीट नहीं कहा, राजीव गांधी ने नहीं कहा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा। वो सारे फैसले देखकर अगर कुछ एलिनेटेड लोग जिनको सुनवाई नहीं थी, अगर वो सुप्रीम कोर्ट की ओर भी गए, तो हम उसको भी नज़रअंदाज आज के दिन पर नहीं कर सकते। कब करे? यहाँ बाबरी मस्जिद, राम मंदिर का मामला 20-25 साल चला, 26 साल चला। अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दे दिया, देश में शांति है। जो फैसला दिया सबको मानना है। तो इस तरह के आपने जहांगीरपुरी का जिक्र किया, लेकिन कुछ रामनवमी पर जब शोभा यात्राएं निकली, पथराव हुआ, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? कौन सी ऐसी, उसको भी कंडेम किया गया, कौन सी ऐसी उसको भी विनोद जी कंडेम किया। जो जेन्युइन सिटीजन्स ऑफ इंडिया है, वो किसी भी धर्म से हो, उस तरह के किसी भी धार्मिक रैली पर, धार्मिक प्रोग्राम पर कोई दूसरे साइड से कोई डिस्टर्बेंस हो, मतलब उस तरह का मतलब छेड़छाड़ हो, वो भी कंडेमनेबल है, वो भी कंडेमनेबल है। उसको किसी ने जायज़ नहीं करार दिया। मगर उसके बाद तरीक़ेकार लॉ एंड ऑर्डर है, कायदे कानून है, जो उसमें मुलव्वस लोग हैं उनको कानूनी रास्ते से अपना सबक सिखाने की ज़रूरत थी। मगर विच हंटिंग इमीडिएटली नहीं होना चाहिए, अटैक्स नहीं होने चाहिए। फिर सरकार और अवाम में क्या फ़र्क रही? मीर साहब, आपने शुरुआत में कहा कि पंजाब में कांग्रेस ने विभाजन था, डिवाइडेड हाउस बना हुआ था। हालत जम्मू कश्मीर में भी ऐसी है। एक आज़ाद गुट है, एक जीए मीर पीसीसी चीफ का गुट है। क्या इसका फायदा आम आदमी पार्टी को मिलेगा या दूसरी जमातों को? होने नहीं देंगे, होने नहीं देंगे। मैंने रिपीटेड कहा, कांग्रेस में, कांग्रेस सबसे पुरानी सबसे बड़ी पार्टी आज भी है, ठीक है, मेंबर पार्लियामेंट नहीं है तो, मगर सबसे बड़ी पार्टी, इसमें इनर पार्टी डेमोक्रेसी है। इसमें गला नहीं काटा जाता है किसी को कि अगर वो कोई ओपिनियन देता है तो ओपिनियंस आती हैं, और उसके लिए हाई लेवल पर इस वक्त मंथन चल रहा है। और उस मंथन के बाद में आप देखेंगे 1 हफ्ते के अंदर सारे चीज़ों का सल्यूशन निकलेगा, सारे लोगों की बातें कंसिडर की जाएगी। उसके बाद हाई कमांड जो फैसला देगा वो सबको मान्य होगा। और यहाँ कोई इतनी ज़्यादा कोई जंग, खुदा न खास्ता नहीं, कोई कुर्सी का जंग नहीं है। कोई यहाँ पर प्लेट में चीफ मिनिस्ट्री नहीं रखी है कि कोई कहे मैं बनूं या मैं बनूं। यहाँ पार्टी को ज़मीनी सतह पर कांग्रेस पार्टी लोगों की रियल सेंस में नुमाइंदगी स्टेट में एज वेल एज नेशनल लेवल पर एक ही प्लेटफार्म है, जिसके प्लेटफार्म के ज़रिए जम्मू कश्मीर के लोगों की नुमाइंदगी होती रही है। और हमारा वही आज भी टारगेट है कि जो यहाँ जुल्म सितम है, जो नाक़िस पॉलिसियाँ भाजपा की हैं, उनको हाईलाइट करने का काम कांग्रेस करेगी। और वो इंशाल्लाह भगवान ने चाहा अनकरीब आप देखेंगे एकजुट होकर कांग्रेस पार्टी लोगों की आवाज़ बने। मीर साहब, जब आप इनर डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो लोग मजाक भी उड़ाते हैं। लोग कहते हैं गांधी खानदान के इर्द गिर्द ही कांग्रेस है। वो तो जिनके आंखों पर पर्दा लगा होगा तो उनको उतना ही दिखाई देगा। गांधी खानदान कोई मतलब कोई वहाँ सड़क पर से नहीं आया, कुर्बानियों से आया। आप मोतीलाल नेहरू से लेकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर, इंदिरा गांधी से लेकर, राजीव गांधी जी से लेकर, आप देखिए वो कुर्बानियों का मुजस्समा है। वो जिनको लोग कहते हैं शहजादे हैं, हम उनको कहते हैं शहीद ज़ादे।
वो शहीद परिवारों से देश के लिए कुर्बान होते हुए, कोई जाती ज़मीन का, कोई जाती प्रॉपर्टी की खातिर वो शहीद नहीं हुए, देश के बका के लिए शहीद हुए। अलग अलग स्टेज पर उन्होंने कुर्बानियाँ दी है। तो अगर आप नेहरू खानदान को कांग्रेस से बाहर निकलेंगे तो फिर नेहरू खानदान के बगैर कांग्रेस नहीं, कांग्रेस के बगैर देश नहीं। ये तो आप मान के चलेंगे। ठीक है, बीच में बहाव आते हैं, बीच में जहाँ पीर लोग, जहाँ बड़े पंडे लोग मंत्र करके अच्छे अच्छे लोगों के अच्छे काम करते हैं, बीच में चोर भी आते हैं, वो भी वो क्या कहते हैं उसको, डाका मार के निकल जाते हैं। तो इस तरह के डाके तो हो जाएंगे, लोग मुंतशिर हो जाते हैं और उस तरह के फैसले आते हैं, मगर अल्टीमेटली सामूहिक देश को जो गांधी जी ने कल्पना की थी देश की, उस देश को बनाए रखने चलाने के लिए कांग्रेस पार्टी की जिम्मेदारी है, जिसकी लीड नेहरू गांधी परिवार ही करेगा आने वाले वक्तों में। मीर साहब, नैतिक जिम्मेदारी जिसको मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द रहता है। इसका वक्तन वक्तन इस्तेमाल भी किया जाता रहा है। आप 5 राज्यों में इलेक्शन लड़ते हैं, एक आपके इसमें आपकी सरकार थी, वो भी आप गवा देते हैं। तो आप मुझे बताइए कि जो टीम लीडर होता है उसकी नैतिक जिम्मेदारी नहीं बनती कि पद को छोड़ दे, कहे कि मुझसे नहीं हो रहा है, इसलिए को मौका दिया। मेरे ख्याल से जितनी बड़ी नैतिक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर राहुल गांधी जी ने 2019 के चुनाव के बाद में करके दिखाया, दूसरी किसी पार्टी में उस तरह का आज तक शायद 70 साल की हिस्ट्री में नहीं हुआ होगा। उन्होंने मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर, इलेक्टेड प्रेसिडेंट होकर, जिम्मेदारी लेकर के अपने आप को उस पद से बाहर कर दिया। अब 5 स्टेटों में लोकल स्टेटों के चुनाव हैं, उसमें भी कॉग्निजेंस ली जा रही है। जो वहाँ पॉलिसी मेकर थे, आपने वो फैसले देखे भी होंगे कि बहुत सारे लोगों ने नैतिक जिम्मेदारी ली, चाहे वो सिद्धू की बात हो, चाहे वो लुल्लू की बात हो, चाहे वो उत्तराखंड की बात हो, वो जिम्मेदारियाँ ली गई। और जो उनके इंचार्ज जनरल सेक्रेटरीज थे, जो पॉलिसीज़ को फॉलो करते थे, उसमें भी बहुत लोगों ने उसमें अपनी जिम्मेदारी ली। इसीलिए उन जगहों पर लोगों से, लीडर से बात करके नए टीम को वहाँ पर खड़ा किया जा रहा है। जो नए नौजवान हैं वो आने वाले वक्तों में कांग्रेस को मजबूत करें। साहब, पीके प्रशांत किशोर फैक्टर कोई काम करेगा आपको लगता है? कोई संजीवनी लाएगा कांग्रेस के लिए? अब अभी तक जो पीके का एक ब्रांड बना हुआ है, वो मोदी साहब ने भी यूज़ किया है, उसको फ़ायदा हुआ उसका। वो ममता बनर्जी ने यूज़ किया है तो उसको फ़ायदा हुआ। वो नीतीश कुमार ने बिहार में यूज़ किया, फ़ायदा हुआ उसको। और कई जगह, पंजाब में पिछली बार कैप्टन अमरिंदर सिंह ने यूज़ किया तो कुछ लाइन बनाने में वो कामयाब हुए उसमें। तो अगर किसी व्यक्ति का एक ब्रांड बना हुआ है कि जहाँ भी वो यूटिलाइज हुआ, वहाँ पर उसने कुछ न कुछ मॉडर्नाइजेशन पार्टीज़ में लाई, प्रोग्राम्स में लाई, जो लोगों को सूट किया और लोगों ने उसको फॉलो किया। ऐसे में कांग्रेस पार्टी भी इस वक्त अंडर डिस्कशन है उसके साथ में। उन्होंने एक अपना प्रपोजल, एक प्लान, रिवैम्पिंग ऑफ कांग्रेस के प्रोग्राम्स और देश भर में आने वाले 2024 के लिए कैसे एक वायबल अल्टरनेटिव खड़ा हो, आपने वो सुनी होगी बातें। और उनने क्लियर कट कहा है कि 370 सीटों पर कांग्रेस और बीजेपी का मुकाबला है, वहाँ क्लियरली कांग्रेस को अपनी तैयारी करनी चाहिए। बाकी 200 सीटों पर जो लाइक माइंडेड रीजनल पार्टीज़ है, वहाँ उनको स्पेस देना चाहिए, वहाँ वो बेहतर कर सकते हैं। मेरे ख्याल से वो पहली फार्मूला सामने ही जो आ रही है, बाकी नीटी ग्रिटी के अगर उसके बगैर आने वाले वक्तों में देश में और कोई चारा नहीं। मीर साहब, अब हम यूटी की बात करते हैं, जम्मू कश्मीर की बात करते हैं। यहाँ पर लोग इनॉयड हैं मौजूदा सरकार के साथ, लेकिन उस नाराजगी को भी आप कैच नहीं कर पा रहे हैं। सरकार और आवाम के बीच में एक बड़ा फासला होता है और ये फासला लगातार बढ़ता जा रहा है। वो विनोद जी बहुत सही, आपने पहले भी ये अभी भी आपने ये सवाल किया। मैंने कहा कि जैसे हालात यहाँ बना रखे, मैं टीवी पर आपको बताना चाहता हूँ, ये जम्मू कश्मीर यूटी जो है, थोड़ी बहुत सांस, अगर आपकी पॉलिटिकल सांस अभी भी है, वो जम्मू खिते में है, जहाँ आदमी सोचता है कि मुझे किसी को खैर खबर जाना है, जा सकता है, कोई एक्टिविटी करना है, कर सकता है। आपके अगले साइड में आपको सांस नहीं लेने दे रहे हैं। मैं जाती बात बता रहा हूँ, टनल के उस पार।
टनल के उस पार जो मोर देन हाफ ऑफ द यूटी का हो या स्टेट का हो, मैं तो आज तक स्टेट ही कहता रहा, तो उस 55% 65% में तो आपको फर्क नहीं देते हैं। दुनिया भर की मतलब कहानियां बनाते हैं, एक्सेप्ट जो सरकार के प्यादे हैं उनको फैसिलिटेट किया जाता है। ये पिछली बार भी मैंने आपको इंटरव्यू में, आज भी देखे डिग्री कॉलेजेस में, कल प्राइम मिनिस्टर साहब आ रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर सबके हैं। पहला मौका है कि प्राइम मिनिस्टर के उस ऑडियंस के लिए पूरे जम्मू कश्मीर से तमाम सरकारी मुलाजमों को एजुकेशन के, हेल्थ सेक्टर के, एग्रीकल्चर के, पीएचई के, पीडब्ल्यूडी के तमाम मुलाजमों को ट्रांसपोर्टेड किया जा रहा है। उसके अलावा तमाम पंचायत सिस्टम को वहाँ लाया जा रहा है, तमाम अर्बन लोकल बॉडीज़ को ले जाया जा रहा है। कंपलसरी किया कि जो नहीं जाएगा उसको शायद अगली तनख्वाह नहीं मिलेगी, उसका प्लान नहीं अप्रूव करेंगे। तो ये तो एक जमहूरियत में एक क्रैकडाउन वाली बात है। तो इस तरह की सिचुएशन, जबकि सबसे बड़े इवेंट मैनेजमेंट आज तक ये माने जाते थे, कहीं ना कहीं ये चीज़ साफ दिखा देता है कि बीजेपी अपनी ज़मीन खो रही है, अपनी जो फैन फॉलोइंग है वो खो रही है। इसलिए आज उनको सरकारी तंत्र को इस्तेमाल करना पड़ा कि प्राइम मिनिस्टर के ऑडियंस बनना। ये तभी होता है जब कमजोरी आती है। मुझे याद है जब रोशनी के तहत लोगों को मालिकाना हकूक दिए गए थे, मौलाना आज़ाद स्टेडियम में गुलाम नबी आज़ाद का फंक्शन था, उस दौरान भी इसी तरीके से एम्प्लॉइज को लाया गया था, वार्निंग दी गई थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इस तरीके से कैश किया जो आपको करना नहीं आता। नहीं, मैं कह रहा हूं तो फिर फर्क क्या रहा? अगर वही चीज ये भी कर रहे हैं तो फिर शायद इनका भी वही हाल होने वाला है जो उस जमात का हुआ, आउट ऑफ पावर हुई, लोगों ने रिजेक्ट किया। तो फिर आप अंदाजा लगा लीजिए, अगर ये उसी चीज को फॉलो कर रहे हैं, कांग्रेस के ही तरीकों को फॉलो कर रहे हैं, तो फिर इनका भी आप रिजल्ट सामने सोच के चलिए। मेरे साहब लोग सड़कों पर हैं, मैंने देखा है, पीएचई के डेली वेजर हो, पीडीडी के डेली वेजर्स हो, नेशनल हेल्थ मिशन के लोग, आंगनवाड़ी वर्कर हो या आशा वर्कर्स हो या होम गार्ड्स हो, इतने सारे लोग सड़कों पर हैं। उसके बावजूद सरकार की कान में जुई तक नहीं रेंग रही है और आप भी उसका बेनिफिट नहीं उठा पा रहे। नहीं, बेनिफिट उठाने की बात नहीं, हम किसी के मतलब उस मुसीबत को पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहते हैं, मगर रिपीटेड कांग्रेस पार्टी उनके उस मिशन के साथ साथ रही। हम उनके प्रोटेस्ट्स में भी शामिल रहे। हमने सेपरेटली मेमोरेंडम्स देकर जब हमें टाइम दिया, पहले के गवर्नर्स ने, जब से बीजेपी पीडीपी सरकार बनी, गवर्नर थे, उनके पास गए, मैं मेमोरेंडम्स आपको सारे दिखा दूंगा। चाहे फिर एलजीज जब से आए तब से जब हम गए, सर्वप्रथम हमने ये कैजुअल डेली वेज और ये कॉन्ट्रैक्चुअल्स की बात वहाँ पर रखी है कि ये ह्यूमन इशू है, इसको सॉर्ट आउट करना चाहिए। अगर आपको इसके लिए आल पार्टी भी बुलाना पड़ेगा, आल पार्टी बुला लो। हम सारे लोग जो रूलिंग में हैं, जो अपोजिशन में, हम सारे कहेंगे कि इसको पॉलिटिसाइज मत करो। हम दूसरे पार्टी की तरह उनको ये नहीं कहेंगे कि पहले मुझे चीफ मिनिस्टर बना, बाद में मसला हल करूंगा। तो ये कौन सा तरीका है? आप तो चीफ मिनिस्टर हो, ओथ भले नहीं लिया, आप तो चीफ मिनिस्टर हो, आप तो दिल्ली से श्रीनगर तक बराबर हुकूमत में हो, आपकी सारी पॉलिसीज तो आप बना रहे हो। अगर आप चाहते हो कि इन गरीबों का मसला हल हो तो आप उसको एक पॉलिसी मैटर बनाओ और उनका मसला हल करो। जो आप नए लॉलीपॉप दे रहे हो जम्मू कश्मीर के लोगों को, पहले पुराने लोगों के मसले हल करो। मेरे साहब बहुत शुक्रिया। तो वो कर नहीं पाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। तो दर्शकों, आप बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।